आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आज का सबसे बड़ा बयान जगदानंद सिंह ने दिया है। 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, यह कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। उन्होंने कहा कि 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, लगता है तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे नीतीश। देश नीतीश का इंतजार कर रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज का सबसे बड़ा बयान जो जगदानंद सिंह ने कहा, और उन्होंने कहा कि देश नीतीश का इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा बयान यह कि 2023 की जो एक डेडलाइन है उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि 2023 में सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और लगता है तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे नीतीश। बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है, ये बातें जगदानंद सिंह ने कही हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त आपको लगता है दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट करें और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल लें? जो 2020 का अफसोस है आप लोगों के मन में, जो दुख है, वो उसको आप लोग खत्म करना चाहते हैं 2024 में ही? नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में वह देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या, प्रशासनिक ओहदा तो वही है ना। हमारी कार्यपालिका की शक्ति वेस्ट करती है चीफ मिनिस्टर में, और चीफ मिनिस्टर ही कार्यपालिका के प्रधान के चलते अपने राज्य को नई दिशा में ले जाने की जिम्मेवार व्यक्ति होता है। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। और अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, बात शुरू हुई लेकिन 2023 वाली बात अब तक नहीं हो रही थी। जगदानंद सिंह ने 2023 में सीएम तेजस्वी के सीएम बनने की बात कहकर एक अलग ही माहौल बना दिया है। बातें तो हो रही थी लेकिन 2023 इस बातों में नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है। चूंकि जगदानंद सिंह हैं कौन, इसको जानना होगा। चूंकि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन लालू यादव के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, बहुत ही भरोसेमंद हैं, विश्वास पात्र हैं। और आरजेडी के भीतर अगर देखा जाए, लालू यादव के बाद भले ही तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है आरजेडी की, वही अगली पीढ़ी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव के बाद, और आगे लेकर पार्टी को आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन जगदानंद सिंह की हैसियत अगर देखा जाए पार्टी के भीतर, तो बहुत बड़ी उनकी हैसियत है। उनके सामने अगर देखा जाए तो लालू यादव के कोई दूसरा नेता उनके कद के बराबर का नहीं है आरजेडी के भीतर। और जगदानंद सिंह की तरफ से, जो कि एक जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूद हैं, अभी नए नए निर्वाचित भी हुए हैं दोबारा देखा जाए तो। और उनकी तरफ से बयान आया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है, चूंकि मेरा सवाल था 2024 को लेकर, बार बार ये सवाल उठता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में रहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त क्या नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की कमान होगी? इस पर उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, उसमें बिना लाग लपेट के जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 क्या 2022 में ही, मुझे लगता है कि 2022 के बीतने के बाद ही 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंप सकते हैं। जो इस तरह की बातें उन्होंने कही है, बहुत बड़ा बयान है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो कहा, नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार, यानी नीतीश कुमार की घोषणा क्या थी, ये घोषणा सार्वजनिक मंच पर हुई नहीं है। पब्लिक डोमेन में जब भी नई सरकार बनी, जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ गए हैं, तो नीतीश कुमार की घोषणा सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई है। लेकिन जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि घोषणा हुई कहाँ? क्या अंदर खाने जेडीयू आरजेडी में कोई समझौता हुआ है? टॉप जो लीडरशिप है वहां पर समझौता हुआ है? जब सरकार बदल रही थी ये एक अहम सवाल हुआ है। ये एक बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं और यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्या भीतर खाने कोई समझौता हुआ है जिसके तहत इतनी बड़ी दावेदारी के साथ कहना कि 2022 के अंत और हो सकता है कि 23 में पक्के तौर पर नीतीश कुमार साफ उस कुर्सी को छोड़ दें और उस पर तेजस्वी को बिठा दें? तो ऐसी तो अभी तक कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बयान के बाद यह आशंका जो है और मजबूत होती चली जाती है।
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो आशंका की बात भी मुझे लगता है अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगदानंद सिंह जैसे आदमी अगर बयान दे रहे हैं तो इसको पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी ही सबसे बड़ी हैसियत है। लालू प्रसाद यादव के बराबर के नेता हैं नीतीश कुमार, और उस पीढ़ी के नेता हैं जगदानंद सिंह। उनकी तरफ से बयान जो आया है, काफ़ी गंभीर व्यक्ति भी हैं, कोई हल्की बातें करने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 2024 क्या 2022 बीतने के बाद ही नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार अगर 2023 में ऐसा होता है तो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह की बातें हो चुकी हैं, अंदर खाने जो है, जो चर्चा हो चुकी है कि सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा। और जगदानंद सिंह की बातों पर अगर हम भरोसा करें, उनकी बातों को माने, जो उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए बयान दिया है, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव 2023 में ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार दिल्ली आकर के यहाँ तमाम लोगों को जो विपक्षी एकता की जो उनकी कवायद उसको आगे रखेंगे, जैसा जगदानंद सिंह कर रहे हैं। नीतीश कुमार इशारा जरूर करते हैं कि अब जो काम करना है युवाओं के लिए करना है, इशारा भी तेजस्वी की तरफ कर देते हैं। यही इशारा उन्होंने जब वो मुलायम सिंह के पास मिलने के लिए गए थे, तब भी उन्होंने अखिलेश की तरफ देखकर यही इशारा किया था। ठीक है, युवाओं के लिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं, और भीतर खाने कुछ बात भी हो गई जिसे सामने लाकर नहीं दिखाने की कोशिश अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान होगा कि सीएम सबको छोड़ छाड़ करके दिल्ली में बैठ जाए और वहां पर सभी को एकत्र करें? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां मीटिंग हुई, इससे पहले मीटिंग हुई तो सोनिया गांधी से पहले 10 नेताओं से मुलाकात की, लेकिन हुआ क्या? आज तक पूछने पर यही जवाब आता है कि हम कर रहे हैं। देखिए, ये इसका जवाब अब जेडीयू की तरफ से दिया जाएगा कि आखिर जेडीयू इस पर क्या सोचती है, क्योंकि ये पक्ष आरजेडी का है और आरजेडी ने ऐसा कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक ऐसा होने जा रहा है। इस तरह का संकेत जगदानंद सिंह ने किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ है। अमितेश, अरविंद जी, जगदानंद सिंह ने 2023 की बात कही है कि 2023 में ही सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी होंगे, नीतीश जाएंगे दिल्ली। देखिए, ये सारे लोग 22 में ही निपट जाएंगे, 23 की चिंता क्यों कर रहे हैं? 23 की चिंता क्यों कर रहे हैं? जगता बाबू नीतीश कुमार को 23 नहीं पहुंचने देंगे। इसी साल निपटा करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं ये लोग। नहीं तो इससे तो आप लोगों की थोड़ी घबराहट बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे उतना ज्यादा मुकाबला टाइट होगा। उसके लिए तैयारियां हो जाएंगी पहले से शुरू। 3 बार जाते हैं ये तो, दिल्ली महीना में 3 बार जाते हैं। वहां गए तो अरविंद केजरीवाल ने इनको आईना दिखाया, ममता बनर्जी ने इनको आईना दिखाया, जिनको यहाँ बुलाए थे, जिनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठक बैठक कर रहे थे, वो अलग पार्टी बना लिए। केसीआर पार्टी बना ली है। कुमार स्वामी जो है भाजपा के कर्नाटक में समर्थन देकर के उसी रोज मेयर बना दिए। उसके बाद कांग्रेस, आज अध्यक्ष की चुनाव हो रही है, अब कांग्रेस इनको मान नहीं रहा है। तो ये एक कागज पे लिख करके लिलार में साथ के घूमेंगे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह ने अगर कहा कोई बात, अगर वो कहते हैं तो वो पार्टी लाइन होती है। तो जो 2023 की बात उन्होंने कही, तो ये तो बिल्कुल तय है ना कि तेजस्वी आ रहे हैं। आदरणीय जगता बाबू ने कहा है तो वो खुद या लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार कभी बना सके? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी हमसे बातचीत के लिए। तो बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन कुछ देर पहले जो जैसा हम बात कर रहे थे, अमितेश हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि भीतर खाने हो सकता है कोई समझौता, और आशंका की बात अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बात को कह रहे हैं और वो 2022 के अंत में ही कह रहे हैं कि यहीं से शुरुआत हो जाएगी, तो इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। जगदानंद सिंह के बयान पर बिहार की सियासत तो गर्म है और बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई समझौता हुआ होगा, तभी जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया। शाहनवाज हुसैन से बात की अमितेश कुमार ने। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद उनका कद बहुत बड़ा है आरजेडी के भीतर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार 2022 के बाद यानी 2023 में तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अच्छा, ये तो आपकी खबर है न्यूज़ 18 की कि इसका मतलब कि 23 में जनवरी के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हो रहे हैं। कोई एग्रीमेंट हुआ होगा उनके बीच में। और जगदानंद सिंह तो बहुत बड़े नेता हैं
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी भी क्षेत्रीय पार्टी के ही राष्ट्रीय पार्टी न जदयू है न राजद है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही अथॉरिटी होता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी भले लिखें राष्ट्रीय पार्टी। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट है कि 22 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव जी को ये कमान दे देंगे, तो ये कोई हल्की बात तो नहीं हो सकती। और फिर आपने अगर इस बयान में उनका बयान आपके पास है और इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है। सत्ता तो मुख्यमंत्री की होती है, सरकार तो मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। हम लोग सरकार में थे तो भी नीतीश सरकार कहलाती थी, हम तो सहयोगी थे। अब उलट हो गया है, जो सहयोगी हैं वही सरकार कहला रहे हैं और नीतीश जी की जबान भी फिसल जा रही है। वो अभी से मुख्यमंत्री कहने लगे हैं और जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि 23 में ही बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई एग्रीमेंट हुआ होगा राजद जदयू के बीच में, तभी तो जगता बाबू कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन बिनू के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते कुछ अन्य खबरों की तरफ। बेटा से खबर है, जहानाबाद में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व की जंग में कल देर रात से शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले चारों लोग बालू माफिया ही बताए जा रहे हैं। बुधवार की देर रात सिपाही गुट और फौजिया गुट के बीच बालू उठाव को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद हिंसक झड़प हुई, अंधाधुंध गोलीबारी हुई और देखते ही देखते दोनों गुटों की तरफ से दनादन गोलियां चलने लगी, जो सुबह तक जारी रही। सैकड़ों राउंड गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद भारी संख्या में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पुलिस को कई जगहों पर खून के धब्बे और खाली खोखा बिखरे मिले हैं। बिहटा के अमनाबाद में वर्चस्व की जंग में बालू माफिया की फायरिंग और 4 लोगों की मौत के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने जो कारतूस और खाली खोखा बरामद किया है, उसकी तस्वीरें देख आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से किस कदर अंधाधुंध सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई है। कितना होगा अभी ये पूरा? और फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद भी बालू माफिया अपने काम पर लगे हैं। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। जगह जगह खून के धब्बे, कारतूस मिले, लेकिन भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बालू माफियाओं की नाव धड़ल्ले से चल रही है। ग्राउंड जीरो से संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद इलाके में है, जो अमनाबाद से कटेसर तक। बिल्कुल हम आपको उस स्थान पर ले आए हैं जो बालू माफियाओं का गढ़ है। आप चारों तरफ की थोड़ी तस्वीर देखें, अभी भी जो नाव है वो यहाँ पर चल रही है और उस पर जो बालू माफिया के गुर्गे हैं अभी भी अवैध खनन कर रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब यहाँ पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीर थोड़ी देख लीजिए, यहाँ पर कई थानों की पुलिस बालू के टीला जो है उसके ऊपर चढ़ी हुई है और इसके बावजूद अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और जो 2 आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर, ये अवैध खनन को लेकर जो फायरिंग हुई है, उसमें मारे गए 4 लोग बालू माफिया ही बताए जा रहे हैं। और अभी भी ये स्पॉट पर ब्लड जो है, खून के धब्बे गिरे हुए हैं। चारों तरफ चप्पे चप्पे में अभी यहाँ पर पुलिस दिख रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई असर अगर नहीं पड़ रहा है तो वो बालू माफियाओं पर। और निश्चित तौर पर यह तस्वीर चौंकाती है। शायद पुलिस के डर से ये भाग जाए, लेकिन ये तो पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं। और पुलिस यहाँ पहुंची है जो कारतूस है उसको बीनने के लिए। देखिए अभी भी पुलिसकर्मी जो चढ़े हुए हैं वो कारतूस बीन रहे हैं। कई कारतूस अभी रिकवर किए गए हैं और दूसरी तरफ इनके ठीक बगल में ही पुलिसकर्मी खड़े हैं ऊंचे टीले पर और वहाँ बालू का अवैध खनन जो है वो लगातार चल रहा है। बालू का खनन प्रतिबंधित है। एनजीटी के कानून के तहत 1 अक्टूबर तक ये प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन इसके बावजूद बालू माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कई नाव जो है वो चल रही हैं। दूर से अगर आप देखें तस्वीरों में कई नाव जो चल रही हैं, अवैध खनन भी लगातार जारी है। यहीं पर फायरिंग हो रही थी जहां पर 4 लोग मरे हैं और वहीं आपको ग्राउंड जीरो से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर देख लीजिए किस तरीके से एनजीटी के मापदंड की धज्जियां उड़ाई गई हैं यहाँ पर बालू के अवैध खनन को लेकर। और कई सवाल जो हैं
वो खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक अमले पर। जिस बालू को लेकर कई लोग नप गए, कई अफसरों की संपत्ति खंगाल ली गई, वहाँ पर बालू का अवैध खनन अभी भी जारी है। और ये बिल्कुल यही वो जगह है, यही सब स्थान है जहाँ पर बालू का अवैध खनन जो है वो लगातार हो रहा है, अभी भी चल रहा है। 4 लोगों के मारे जाने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शायद यही हवस है पैसे की, यही कानून को चुनौती देने की। जहाँ की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, 4 लोग मारे गए हैं, लेकिन बालू माफियाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मारे गए तो मारे गए, लेकिन बालू का अवैध खनन जो है वह अब भी जारी है, लगातार जारी है। पिछले दिनों न्यूज़ 18 की टीम भी यहाँ पहुँची थी, हमने तस्वीरें दिखाई, एक्शन भी हुआ, लेकिन फिर से बालू माफियाओं की करतूत शुरू हो गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, अमनाबाद, बिहटा। आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के विवादित बयान पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम ने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरोपी आईएएस अधिकारी हरजोत कौर पर कार्रवाई होगी, गलती पर जरूर कार्रवाई होगी। आईएएस के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया। इससे वहाँ उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है तो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा। और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार सुनते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे, उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा, वहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ। तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। आइए आपको सुनाते हैं आईएएस अधिकारी हरजोत कौर का वो बयान जिसमें उन्होंने सवाल पूछने पर छात्रा को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी थी। हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। भागलपुर सृजन घोटाला मामले में पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव के साथ अन्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई की अपील पर अदालत ने इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई सीबीआई कोर्ट के द्वारा की गई है, जिसमें तत्कालीन डीएम वीरेंद्र कुमार यादव और मनोरमा देवी के जो बेटे हैं अमित कुमार और उनकी बहू रजनी प्रिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और लगातार जो है सीबीआई की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है, वहीं कोर्ट का भी जो है कार्य तेजी से किया जा रहा है और सृजन घोटाले मामले में लगातार सीबीआई के तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों ही बांका के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम यहां से ले गई थी और अब जो है कोर्ट के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम अभी खड़े हैं उसी सृजन ऑफिस में जहां से ये पूरा कारोबार चलता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मनोरमा देवी और प्रिया कुमार का, यही वो चैम्बर हुआ करता था और जिस समय सृजन का कार्यालय यहाँ पर चलता था और काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की यह लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स की लिस्ट है, जिसमें शामिल होने वाले आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं। इस लिस्ट में बिजनेसमैन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और दूसरे क्षेत्रों में इमर्जिंग स्टार्स यानी कि फ्यूचर लीडर्स को शामिल किया जाता है। तो टाइम्स 100 नेक्स्ट मैगजीन में आकाश अंबानी का नाम, टाइम्स 100 नेक्स्ट में आकाश अंबानी के नाम पर सभी को खुशी है, खासकर फ्यूचर लीडर्स के तौर पर इन्हें शामिल किया गया है।
और सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में भी जिन लोगों ने एक अपनी पहचान बनाई है, खास शख्सियत हैं, उन सभी को इसमें जगह मिली है, जिसमें बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ साइंस और दूसरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इमर्जिंग स्टार्स यानी कि फ्यूचर लीडर्स जो हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।